हेलो दोस्तों। आप देखते होंगे कि जब भी कोई ऐसी एक्सकेवेशन होती है जिसमें हमें कोई पुराना फॉसिल मिलता है तो हमें उसके साथ उसके जिंदा होने का टाइम पीरियड भी बताया जाता है कि कितने साल पहले वो इस पृथ्वी पे जिंदा था। अब ये सुन के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये पता कैसे चलता है कि वो फॉसिल कितने हजार साल पहले का है। इसके पीछे की साइंस क्या है? अगर आप भी इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमसे देसी विज्ञान की इस वीडियो में। फॉसिल या किसी ऑर्गेनिक मटेरियल की एज को कैलकुलेट करने के इस मेथड को कहा जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग। और इसकी शुरुआत होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की टॉप लेयर्स में। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। और अर्थ के बाहरी एटमॉस्फेयर पे हर वक्त लगातार कॉस्मिक रेज पड़ रही होती है। ये कॉस्मिक रेज और कुछ नहीं, हाई एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी तारे के फटने से पैदा हुए होते हैं। अब ये कॉस्मिक रेज जब नाइट्रोजन से इंटरेक्ट करती है तो ये उससे एक प्रोटॉन को इजेक्ट करके उसके न्यूक्लियस में एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बढ़ा के कार्बन के C14 आइसोटोप में बदल देती है। और इन कॉस्मिक रेज का लगातार अर्थ पे एक कांस्टेंट रेट पे पड़ने से ये कार्बन के C14 आइसोटोप का प्रोडक्शन एक कांस्टेंट रेट में अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन का C12 आइसोटोप जो कि एक स्टेबल आइसोटोप है, पहले से ही कुछ फिक्स क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और जो ये कार्बन का C14 आइसोटोप कॉस्मिक रेज के टकराने से बनता है, ये अनस्टेबल होता है, जिसके कारण कुछ टाइम बाद ये दोबारा नाइट्रोजन में बदल जाता है। इससे क्या होता है कि कार्बन के इन दोनों आइसोटोप का रेशो हमेशा हमारे एटमॉस्फेयर में फिक्स रहता है। क्योंकि अगर तो वो अनस्टेबल वापस नाइट्रोजन में नहीं बदलता तो C14 का अमाउंट हमेशा बढ़ते रहना था। पर ऐसा होता नहीं है, वो वापस नाइट्रोजन में बदल रहा है। इसलिए हमेशा इन दोनों का रेशो एटमॉस्फेयर में मोर ओवर फिक्स रहता है। और यही फिक्स रेशो फॉसिल की उम्र बताने का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। अब जब ये दोनों कार्बन के आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये दोनों ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड में भी ये रेशो वही फिक्स रेशो रहता है कि कितने मॉलिक्यूल्स C14 के हैं और कितने मॉलिक्यूल्स C12 के हैं जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ब्रीथ इन करते हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट को एनिमल और हम कंज्यूम करते हैं। यानी सारी ऑर्गेनिक लाइफ में ये कार्बन के आइसोटोप्स का रेशो वही मेंटेन रेशो रहता है जो कि एटमॉस्फेयर में है। पर ये रहेगा तभी तक जब तक वो लाइफ जिंदा है। क्योंकि जिंदा लाइफ का मतलब है कि वो हर वक्त अपने आसपास से ट्रांजैक्शन करती रहेगी, चाहे वो ट्रांजैक्शन फूड का हो या एयर ब्रीथ इन आउट करने का, जिससे कि जो रेशो सराउंडिंग में है वो हमारे शरीर में भी प्रेजेंट रहेगा। पर जैसे ही कोई भी चीज मरती है तो वो ट्रांजैक्शन करना बंद कर देती है। यानी अब कार्बन के दोनों आइसोटोप का जो कि जिंदा होने के टाइम तो उस फिक्स रेशो में प्रेजेंट थे, मरने के बाद वो फिक्स रेशो नहीं रहेगा। क्योंकि C14 आइसोटोप अब वापिस नाइट्रोजन में बदलना शुरू होगा। और जितने वक्त में आधे C14 आइसोटोप्स नाइट्रोजन में बदलेंगे उसे इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हाफ लाइफ कहा जाता है, जो कि कार्बन के केस में 5730 ईयर्स होती है। और अगर C14 आधे से भी आधा रहे यानी 25% बचता है तो उसे सेकेंड हाफ लाइफ कहा जाता है, जो कि 11460 साल की होती है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम C14 को किसी भी मरी हुई चीज के रिमेन्स में 10 हाफ लाइफ तक कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 57,300 साल तक। उससे पहले वाले फॉसिल्स में कार्बन 14 का अमाउंट लगभग जीरो हो जाता है, यानी 57,000 साल से पुराने फॉसिल की उम्र कार्बन डेटिंग से नहीं बताई जा सकती। तो ये थी कार्बन डेटिंग की साइंस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो जरूर सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।